नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में केंद्र राज्य डिस्प्यूट, केंद्र राज्य संबंध, जिसे आर्टिकल 131 में बताया गया है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। केंद्र राज्य जो डिस्प्यूट्स हैं, संबंध हैं, या आर्टिकल 131 क्या है? हाल ही में जो केंद्र राज्य संबंधों में केरल सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट सीसीए की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाला ये एक पहला राज्य बन गया है। केरल राज्य ने एक सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। केरल के अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। दोनों ही राज्यों की सरकारों ने याचिका दायर करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 131 को आधार बनाया है। ऐसी स्थिति में भारत के संघीय ढांचे से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हमारे सामने, जिनका हम यहाँ उल्लेख करना चाहेंगे। अनुच्छेद 131 क्या कहता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 131 सर्वोच्च न्यायालय को भारत के संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच किसी विवाद पर आरंभिक अधिकारिता की शक्ति प्रदान करता है। ये विवाद निम्नलिखित हैं, जैसे केंद्र तथा एक या अधिक राज्यों के बीच, केंद्र और कोई भी राज्य या राज्यों का एक और होना, एवं एक या एक से अधिक राज्यों का दूसरी ओर होना, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच। मतलब मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि 131 वाला जो विवाद है वो किस किस के बीच में हो सकता है, जैसे सेंटर या वन से अधिक स्टेट के बीच, दूसरा है केंद्र और कोई राज्य हो या राज्यों का एक और होना, और के एक या एक से अधिक राज्यों का दूसरी ओर होना। तीसरी बात आती है यहाँ पर दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद होना। उपर्युक्त मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को आरंभिक अधिकारिकता की शक्ति प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि देश में कोई अन्य न्यायालय इस प्रकार के विवादों का फैसला नहीं कर सकता है। हम कह सकते हैं कि अनुच्छेद 131 के तहत विवाद के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी विवाद का संघीय ढांचे की विभिन्न इकाइयों के बीच होना आवश्यक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से मामले लाए जा सकते हैं 131 में, ये निम्नलिखित हैं। 131 के अंतर्गत राज्य सरकार और केंद्र सरकार के मध्य उन विवादों की सुनवाई की जा सकती है जिनमें कानून या तथ्य का प्रश्न निहित हो और जिन पर राज्य या केंद्र के कानूनी अधिकार का अस्तित्व निर्भर करता है। इस प्रकार राजनीतिक भावना से प्रेरित विवादों के निपटारे के लिए इस अनुच्छेद का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2016 में सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बीच विवाद के मामले पर सुनवाई करने हेतु असहमति जताई थी। यदि केंद्र या राज्य के विरुद्ध किसी नागरिक द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कोई याचिका दायर की जाती है तो उसे इस अनुच्छेद के तहत नहीं लिया जाएगा। केरल और छत्तीसगढ़ से संबंधित जो विवाद है वो इस प्रकार है। केरल सरकार ने याचिका दायर करते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट का अनुपालन करने के लिए अनुच्छेद 256 के तहत राज्यों को बाध्य किया जाएगा, जो कि स्पष्ट रूप से एक पक्षीय, अनुचित, तर्कहीन और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कृत्य होगा। क्लियर है बिल्कुल। दूसरा है, केरल सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय से अनुरोध किया है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि विधि के समक्ष समता, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 25 अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण एवं प्रसार की स्वतंत्रता के सिद्धांतों का उल्लंघन करने वाला घोषित किया जाए। तो क्या समझ में आया कि केरल राज्यों ने कहा कि अनुच्छेद 256 के तहत राज्यों को जो केंद्र सरकार द्वारा बाध्य किए जाने की बात थी, वो अधिनियम पूरी तरह से एक पक्षीय है, अनुचित है। इसी तरह से ये जो CAA अधिनियम है वो अनुच्छेद 14
के और अनुच्छेद 21 में आने वाली जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका उल्लंघन करने घोषित किया जाए। दरअसल नागरिक संशोधन अधिनियम के तहत 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में आकर रहने वाले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को अवैध प्रवासी न मानने तथा उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। संशोधित अधिनियम के आलोचकों का मानना है कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव करता है और संविधान का उल्लंघन करता है। अनुच्छेद 256 की बात हम पूर्व में भी कर चुके हैं। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्ति को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। ये ध्यान देना है कि यदि कोई राज्य संसद द्वारा बनाए गए कानून को लागू करने में असफल रहता है तो उस पर संविधान का अनुच्छेद 365 लागू किया जा सकेगा, जिसके अनुसार यदि कोई राज्य संघ की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग करते हुए दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल रहता है तो राष्ट्रपति के लिए मानना विधिपूर्ण होगा कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। साथ ही उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकेगा। केरल के अलावा छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राष्ट्रीय जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अधिनियम 2008 को असंवैधानिक घोषित करने के लिए अनुच्छेद 131 का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है। छत्तीसगढ़ सरकार के अनुसार यह अधिनियम पुलिस के विषय में राज्य सरकारों की संप्रभुता का उल्लंघन करता है और संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार पुलिस जो है वो सब्जेक्ट जो है पुलिस वो राज्य सूची का विषय है। अब ये प्रश्न उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस अधिनियम को अवैध घोषित या असंवैधानिक घोषित कर सकता है। वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि केंद्रीय कानूनों की वैधता को संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत तो चुनौती दी जा सकती है, किंतु अनुच्छेद 131 के तहत नहीं दी जा सकती है। इस मामले में मध्य प्रदेश ने अनुच्छेद 131 के तहत मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने की मांग करते हुए कहा था कि ये प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। 3 वर्ष बाद 2014 में 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने झारखंड बनाम बिहार राज्य मामले की सुनवाई करते हुए उक्त फैसले से असहमति व्यक्त की थी। इस पीठ के अनुसार किसी अधिनियम की संवैधानिकता की जांच करने के लिए अनुच्छेद 131 का प्रयोग किया जा सकता है। झारखंड बनाम बिहार राज्य मामला अब 3 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के पास है, जिसकी सुनवाई फरवरी 20 में हो गई है। इसलिए इस मामले में इसका जो फैसला है वो केरल राज्य बनाम भारत संघ के मामले में पड़ सकता है। तो ये है कि वास्तव में जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो अनुच्छेद 32 के तहत उन्होंने जो चुनौती दी गई है जो लेकिन वो अनुच्छेद 31 के तहत नहीं है, तो ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस अधिनियम को अवैध घोषित कर सकता है। इस मामले को लेकर कुछ अन्य विवाद भी उत्पन्न हुए हैं, जैसे 1961 में पश्चिम बंगाल बनाम भारत सरकार संघ का मामला था, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार ने संसद द्वारा पारित कोयला खदान क्षेत्र अधिनियम 1957 को न्यायालय में चुनौती दी थी। 1978 में कर्नाटक राज्य बनाम भारत संघ मामले में न्यायमूर्ति PN भगवती ने निर्णय दिया था कि राज्य को यह दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि उसके कानूनी अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, लेकिन इसमें कानूनी सवाल मौजूद होना चाहिए। इस मामले में यह भी कहा गया था कि अनुच्छेद 131 द्वारा कानूनों की संवैधानिकता की जांच की जा सकती है, किंतु वर्ष 2011 में मध्य प्रदेश राज्य बनाम भारत संघ मामले में
न्यायालय का निर्णय इससे अलग था, दूसरा था। हालांकि यह मामला भी न्यायालय के 3 जजों वाली पीठ के समक्ष अभी भी लंबित है, इंतजार है उसके रिजल्ट का। 2012 को झारखंड बनाम बिहार राज्य का मामला, जिसमें अविभाजित बिहार राज्य में रोजगार अवधि के लिए झारखंड के कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान करने हेतु बिहार के दायित्व का मुद्दा भी शामिल है। यह मामला भी न्यायालय की बड़ी खंडपीठ की सुनवाई के लिए अभी लंबित है। तो इस तरह से ये जो इस वीडियो के माध्यम से कुछ हमने केसेस की चर्चा की है कि किस तरह से संघ राज्य के बीच में कुछ विवाद है, चाहे वो नागरिकता संबंधी विवाद हो, सीए संबंधी विवाद हो, चाहे छत्तीसगढ़ और बिहार के बीच में हो, चाहे झारखंड और बिहार के बीच में हो। तो इस तरह से जो एक टेक्निकल जो प्रॉब्लम सेंट्रल स्टेट के बीच में आ रही है, तो इन विवादों के सामने आने से सुप्रीम कोर्ट की भूमिका भी हम इसमें देख सकते हैं। जैसे सर्वोच्च न्यायालय को राजनीतिक रूप से जो प्रेरित याचिकाएं हैं, पिटिशंस हैं, उनकी सुनवाई से बचना चाहिए। दूसरी बात है कि राज्यों के प्रतिनिधियों को किसी भी कानून के संबंध में अपनी चिंताओं को संसद के समक्ष कानून निर्माण के समय रखना चाहिए। दूसरी तरफ है कि संघवाद दो तरफ जाने वाली सड़क की तरह है, जैसे इसमें दोनों पक्षों को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए, जिसे संविधान द्वारा निर्धारित किया गया है। एक और बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि जब तक न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से किसी अधिनियम को शून्य अथवा असंवैधानिक घोषित नहीं किया जाता, तब तक राज्य केंद्रीय कानूनों को लागू करने के लिए बाध्य होते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। कुछ जो हमने इम्पॉर्टेंट केसेस सेंट्रल स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको इसमें चर्चा करने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।